साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम सभी के परिवार एसएल स्टडी में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण टॉपिक जीवन के लिए जल एवं वायु की आवश्यकता, अपशिष्ट पदार्थ एवं उनका उचित प्रबंधन व उन अपशिष्ट पदार्थों का उचित निस्तारण। आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं अपने शानदार इस सेशन को। तो प्यारे साथियों, अगर हम बात करें कि जीवन के लिए जल एवं वायु की क्या आवश्यकता है, आखिर उनका हमारे जीवन के लिए क्या महत्व है, तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्यारे साथियों, अगर हम यहाँ पे देखें कि मनुष्य के शरीर में लगभग 2/3 भाग में जल होता है। जो मनुष्य का शरीर है, तो मनुष्य के शरीर में कितना जल होता है? लगभग 2/3 यानी 1/3 भाग जल होता है। तो यह शरीर के ताप को नियंत्रित रखने में सहायता करता है। तो जो यह जल है, तो मनुष्य का जो शरीर का तापमान है यानी टेम्परेचर को नियंत्रित रखने में सहायक होता है। मनुष्य के रक्त में 80% जल होता है। जो मनुष्य के अंदर रक्त होता, खून होता, खून में लगभग 80% भाग में जल यानी पानी होता है। ठीक है, चलिए। मनुष्य अपने विभिन्न कार्यों जैसे खाना बनाना, साफ सफाई करना तथा कपड़े धोना आदि कार्य जल के द्वारा ही करता है। तो यहाँ पे जल का उपयोग मनुष्य जो है तो अपने छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जल पर ही निर्भर रहता है। ठीक है। पौधे व जीव जंतु को जल की आवश्यकता होती है। पौधों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, ठीक है, जो पौधे एवं जीव है, चाहे यहाँ जीव, सजीव, निर्जीव, सबको भी जल की आवश्यकता होती है। तो जंतु को भी जल की आवश्यकता होती है। जैसे पौधों की अगर बात करें हम, तो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से खनिजों के संवहन तथा बीजों के अंकुरण आदि में जल की आवश्यकता होती है। अगर खनिजों का हमें संवहन करना है, बीजों का अंकुरण होता है, तो उसमें किसकी आवश्यकता होती है? जल की ही आवश्यकता होती है। ठीक है। इसी प्रकार से जानवरों को भी अपनी विभिन्न क्रियाओं के लिए जल की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। जो जानवर होते हैं, तो जानवर जब अपनी विभिन्न क्रियाएं करते हैं, जैसे नहाने के लिए वो भी नहाते हैं, गर्मियों के दिन में प्यास लगती है पानी पीने के लिए, है ना। तो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। घरेलू कार्यों के अलावा कृषि कार्य, औद्योगिक इकाइयों के लिए भी अधिक उपयोगी माना जाता है। तो पानी की अगर हम बात करें, तो पानी हम पहले बताएं आपको कि छोटे से छोटी और बड़ी से बड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जल की बहुत ही महत्वपूर्णता है। तो यहाँ पे चाहे हम कृषि करें, चाहे उद्योगों के लिए, है ना, जल बहुत ही उपयोगी माना जाता है। ठीक है। विद्युत उत्पादन एवं विनिर्माण के लिए जल अत्यधिक प्रासंगिक संसाधन है। जो जल है, जल से ही विद्युत उत्पादन किया जाता है, जल से ही विभिन्न प्रकार के विनिर्माण, बड़ी बड़ी इकाइयाँ चलती हैं। तो जल अत्यधिक प्रासंगिक एवं संसाधन माना जाता है। लेकिन पृथ्वी पर जीवन का मूल आधार सर्वप्रथम वायु है, जिसके द्वारा पेड़ पौधों, पशु पक्षी, मानव तथा सभी जीवित प्राणी जीवन प्राप्त करते हैं। तो वायु क्या है? वायु भी हमारे पृथ्वी पर जीवन का एक मूल आधार है। सबसे पहले जिसके द्वारा पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मानव तथा सभी जीवित अपनी जीवन प्राप्त करते हुए किसके माध्यम से प्राप्त करते हैं? वायु के माध्यम से। वायु से प्राप्त ऑक्सीजन के द्वारा ही मानव की क्रियाशीलता सुचारू रूप से चलती है। मानव को जीवित रहने के लिए प्रतिदिन औसतन 350 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगर मनुष्य को जीवन रहना है, तो जीवित रहने के लिए प्रतिदिन कम से कम उसे 350 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है प्रतिदिन, जिससे वह 850 यानी 8500 से 9000 लीटर वायु का शोषण करके प्राप्त करता है। अतः जीवन के लिए वायु तथा जल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। प्यारे साथियों, आई होप आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, अगर हम यहाँ पे देखें कि जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनका निस्तारण और प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं, उनके लिए क्या क्या प्रक्रियाएं हैं। प्यारे साथियों, तो अगर हम बात करें कि अपशिष्ट पदार्थ गंदगी का परिचालक माना जाता है। जो अपशिष्ट पदार्थ यानी ऐसे पदार्थ जो अनुपयोगी हैं, मनुष्य द्वारा उपयोग करने के बाद उसे
उस निस्तारण के लिए फेंक दिया जाता है वह अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है, जिससे ज्यादातर बीमारियां उत्पन्न होती है। इससे क्या होता है कि अधिक से अधिक बीमारियां भी उत्पन्न होती है, जिससे व्यक्ति जो है बीमारियों की चपेट में आकर विभिन्न प्रकार की गंभीर परेशानियां भी हो सकती है, ठीक है। इसलिए हमें चाहिए कि इधर उधर नहीं फेंके, यानी कचरे का हम उचित ढंग से सही जगह उसका स्थान एकत्रित करें। जैसे गीला कचरा वाला डिब्बा अलग होता, सूखा वाला दूसरा, अपशिष्ट वाला दूसरा, है ना। तो इस प्रकार हमें डिब्बों का प्रयोग करना चाहिए। कचरा दो प्रकार का होता है, जैव निम्नकरणीय कचरा और जैव अनिम्नकरणीय कचरा। तो कचरे में कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक निम्नकरणीय कचरा होता है और एक अनिम्नकरणीय कचरा, ठीक है। अगर हम बात करें प्यारे साथियों कि निम्नकरणीय कचरा क्या होता है, यह वातावरण में कीटाणुओं द्वारा आसानी से अपघटित हो जाता है। यानी यह ऐसे कचरे होते हैं, अगर ये वातावरण में पड़े हैं, खुले में पड़े हैं, तो जो इसके जीवाणु होते हैं उसके द्वारा, कीटाणु के द्वारा इसमें जो आसानी से अपघटित हो जाते हैं। जैसे अगर बात करें फल सब्जियों के छिलके हो गए, अंडे की छिलके हो गए, कागज, पत्तियां आदि, ये क्या हो जाती है? आसानी से अपघटित हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो जैव अनिम्नकरणीय कचरा होते हैं, ठीक है। यह वातावरण में कीटाणुओं के द्वारा आसानी से अपघटित नहीं होते हैं और वातावरण को दूषित करते हैं। कुछ ऐसे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो आसानी से अपघटित नहीं हो पाते। इसके उदाहरण पॉलीथीन जैसे बड़ी बड़ी पन्नियां हो गई, है ना, कांच के टुकड़े हो गए, प्लास्टिक हो गए, कीले हो गए, ये आसानी से अपघटित नहीं होती, इनके लिए लंबी प्रोसेस होती है, ठीक है प्यारे साथियों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखते हैं पर्यावरण प्रदूषण से पर्यावरण प्रदूषित होने से बचाने के लिए विशेष कदम उठाए जा सकते हैं जो निम्न प्रकार है। क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कागज को बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें जो है तो कागजों का कम से कम उपयोग करना चाहिए और उन्हें अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए, उनका हमें सही ढंग से उपयोग करना चाहिए। इससे क्या होगा प्यारे साथियों कि कागज चूंकि हमारे वनों से ही प्राप्त होते हैं लकड़ियां, जिसके कारण कागज बनाए जाते हैं, तो हमें वनों को काटना नहीं पड़ेगा, वनों को उजाड़ना नहीं पड़ेगा, जिससे हमें जो है पर्यावरण संरक्षण होगा, ठीक है। पॉलीथीन के प्रयोग बंद करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? कम से कम पॉलीथीन का प्रयोग करना चाहिए। हमें तो एकदम ये चाहिए कि हमें करना ही चाहिए, क्योंकि पॉलीथीन के द्वारा पर्यावरण प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ता है। उस पॉलीथीन को जलाते हैं, जलाने से वो क्या, जो काला काला धुआं निकलता है वह वायुमंडल को बहुत प्रभावित करता है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमें कपड़े का एक झोला बना लेंगे, है ना। अगर हम मार्केट जाएंगे मार्केटिंग करने, तो वहां से उस झोले में ही अपनी सारी आवश्यकताओं की जो वस्तुएं लेंगे उनको हम उसी में एकत्रित करेंगे और पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा पर्यावरण संरक्षण होगा, ठीक है। कांच, प्लास्टिक आदि से पुनर्चक्रण दौर नई वस्तुएं बनानी चाहिए, यानी हमें जो है तो कांच जो अनुपयोगी कांच है, जो प्लास्टिक अनुपयोगी है, उनसे हमें पुनः चक्रण करना चाहिए, उनसे हमें पुनः उपयोगी वस्तुएं बनानी चाहिए, जिससे हमारे पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं, ठीक है। जैव निम्नकरणीय कचरे का प्रयोग जैविक खाद बनाने के लिए करना चाहिए। जो जैव निम्नकरणीय जैसे छिलके हो गए, अंडे के छिलके, फलों सब्जियों के छिलके और जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको हम एकत्रित करके क्या करना चाहिए? हमें उनका जैविक खाद बनाने के लिए प्रयोग करना चाहिए और जैविक खाद का प्रयोग हम अपने कृषि कार्य, बागवानी, बड़ी बड़ी खेतियों में कर सकते हैं, जिससे हमें अच्छा उत्पादन और हमारी पृथ्वी का जो मिट्टी का उपजाऊपन है वह भी बना रहेगा प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए, स्वच्छ भारत अभियान की तर्ज पर कचरा विहीन समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? यह प्रयास करना चाहिए कि स्वच्छ भारत अभियान यानी अपने भारत देश को, अपने भारत राष्ट्र को साफ सफाई रखते हुए, कचरा मुक्त करते हुए हमें इसके तर्ज पर कचरा विहीन समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है प्यारे साथियों। चलिए, आई होप प्यारे साथियों कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको कौन सा टॉपिक अच्छा लगा और कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।